आसान भी कर दिया, रिकॉर्ड कर दिया। तो ये है कि अब वेक्टर शुरू करते हैं और होपफुली ख़त्म भी हो जाएगा आज ही। P3। ठीक है, वेक्टर्स ओ लेवल तक हमने पढ़े हैं। वेक्टर्स फिजिक्स में भी पढ़े हैं हमने। ओ लेवल में जो हमने वेक्टर्स पढ़े हैं वो हमारे पास आते थे फॉर 2D, एक्स और वाई एक्सेस में। ये हमारे पास होता था, इसको हम कॉलम वेक्टर कहते थे। तो दो तरीके हमारे पास ओ लेवल में होते थे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। एक हमारे पास ये कॉलम वेक्टर होता था, और दूसरा हमारे पास आई और जे के फॉर्म में लिखने के लिए कि एक्स आई प्लस वाई जे, इस तरीके से भी हम लिखते थे। ये हमारे पास दूसरा फॉर्म है। ठीक है, और वो कॉलम वेक्टर हमारे पास जब हम कॉलम्स के अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लिखते थे। फिर हम जो है ओ लेवल में वेक्टर्स निकाल देते, तो पोजीशन वेक्टर एक चीज़ होती थी, और हमारे पास वेक्टर्स का यूनिट वेक्टर निकाल देते हैं, यूनिट वेक्टर्स की डायरेक्शन और उनका मैग्नीट्यूड। ये दो चार चीज़ें जो है हमने ओ लेवल में एडमेस में भी हैं और मैथ्स में भी थोड़ी बहुत इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। लेकिन हमारे P3 में ए लेवल में अब हम आ जाएंगे 3D वेक्टर्स के ऊपर। 3D वेक्टर्स 3 डायमेंशनल में। तो 3 डायमेंशन में हमारे पास एक्स डायमेंशन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जी एक्सिस भी आ जाएगा हमारे पास, जेड एक्सिस। तो हमारे पास इसमें जो आपके पास कॉलम वेक्टर आ जाएगा, अब वो जो हो जाएगा 3x1 का कॉलम वेक्टर हो जाएगा, 3 रोज एंड 1 कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास 3D वेक्टर्स में हम आ जाएंगे। तो और इसको हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस समझ लो जी के, जिसमें से ये जो है आई जे के जो है ये यूनिट वेक्टर्स हैं, डायरेक्शन हमें बताते हैं कि इनके किस डायरेक्शन में मूव करना है। फिर यूनिट वेक्टर्स भी निकालेंगे इनके क्या होता है। और सबसे पहले एग्जांपल हम लेते हैं, अगर कोई हमारे पास वेक्टर दिया हुआ है, समझ लो 3D में आपको ओ ए दिया हुआ है, एक पॉइंट है ओ ए, जिसकी डायरेक्शन दी हुई है, ये है इसका वेक्टर बनता है 5 3 2। ये आपको इसने वेक्टर दे दिया है 3 डायमेंशन में। अब आप देखोगे तो आपके पास 3 एक्सिस जो होता है ना, अगर मैं इसको एक्सिस सिस्टम में ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, अगर विजुअलाइज करते हैं ना तो ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है। इसको हम ज़्यादातर जी एक्सिस कर देते हैं, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और वाई एक्सिस जो होता है इस तरीके से 3 डायमेंशन में यूं फ्लो हो रहा है, यूं जा रहा होता है 3D में। इस तरीके से आपके पास जा रहा होता है, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाता है। इन 3 एक्सिस के अंदर हम हमारे पास जो है ना मूवमेंट होगी। ये हमारा पॉइंट क्या होगा? ये हमारा पॉइंट होता है ओरिजिन। ओरिजिन पे हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0,0,0। ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है। ये कोऑर्डिनेट्स में कैसे लिखते हैं? 0 0 0। तो ये एक्स वाई और जी, ये तीनों कोऑर्डिनेट अब हम यहाँ पे दिखाएंगे। सिमिलरली हमारे पास जो अभी वेक्टर दिया हुआ है पॉइंट ए है, वो है एक्स की डायरेक्शन में 5 यूनिट्स, वाई की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स, और जी की डायरेक्शन में 2 यूनिट्स। तो अगर इसमें इसमें अगर मैं मूव करूँ, ये कहाँ पर होता है असल में? तो ये हमारा हो जाएगा, समझ लो 1 2 3 4 5 में डायरेक्शन में, एक्स की डायरेक्शन में 5 यूनिट्स, वाई की डायरेक्शन में 3 यूनिट्स। तो समझ लो ये 1 2 और ये 3। और तो हमारा जो है वेक्टर यूं गया, फिर यूं गया, और फिर ऊपर की तरफ आ जाएगा हमारे पास 2 यूनिट्स ऊपर, 1 2। तो यहाँ पर कहीं पर हमारा पॉइंट आ जाएगा ऊपर की तरफ। अगर जाते हैं तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। थोड़ा सा विजुअलाइज कैसे करें? तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, 2 यूनिट्स ऊपर चलेगा। तो हमारा पॉइंट बनता है इस तरीके से, और ये पॉइंट हमारा ए हो गया। ये ओरिजिन हमारा ओ होता है। स्क्रीन बंद हो गई? अच्छा, एक मिनट।
स्क्रीन कैसे बंद हो गई? ठीक है, अब दिख रही होगी। तो हमारा जो कोऑर्डिनेट बनता है ये असल में ये है। ठीक है, ये ओ से, ओरिजिन ओ से ए पॉइंट तक जाने के लिए जो हमारे पास वेक्टर बनता है इसको हम कहते हैं ओ से ए, और इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। जब भी कोई भी चीज़ ओ से, ओरिजिन से कनेक्ट हुई हुई है ना, उसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। वो हमें डायरेक्शन बताता है फ्रॉम द ओरिजिन, कितना दूर है। ठीक है, फिर एक और चीज़ क्या होती है हमारे पास, इसका मैग्नीट्यूड। अब ये जो है मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि इसका साइज कितना है। अब 2D में भी हम साइज निकाल देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स जो था, इसी तरीके से यहाँ पर भी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, एक ओरिजिन है और एक ए पॉइंट है। इसका डायरेक्शन हमें पता चल गया, ये 5 2 5 3 2 है। और इसका हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसको हम मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, ओ ए वेक्टर का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो ये मैग्नीट्यूड निकालेंगे और इसका सिंपल फार्मूला क्या होता है हमारे पास, अंडर रूट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तीनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके अंडर रूट। ये फॉर्मूला भी हम डिराइव कर सकते हैं, पता है इसकी डेरिवेशन अगर आपको यूट्यूब पे देखनी हो ना कि ये कैसे डिराइव हुआ, तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, समझ में आ जाएगी, लॉजिकल है। तो यहाँ पर अगर हम निकालना चाहें तो हमारे पास 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 4, ये हो जाएगा 38। तो ये इसकी साइज हो गई 38 यूनिट, अंडर रूट 38 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड है। अब डायरेक्शन जो हमारे पास होते थे 2D के अंदर, जब हम ओ लेवल में करते थे, एक्स और वाई एक्सेस होते थे, वहाँ पर हम एंगल्स में डायरेक्शन दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि इस वेक्टर को डिफाइन करने के लिए अगर मैं एंगल से डिफाइन करना चाहूँगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 किस्म के एंगल आएंगे। ओ ए का एंगल विद एक्स एक्सेस, ओ ए का एंगल विद वाई एक्सेस, ओ ए का एंगल विद एक्स जेड एक्सेस। तो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर के लिए हम फिर यहाँ पर एंगल्स वाला मामला नहीं इस्तेमाल करते, जो हम यूनिट वेक्टर होता है उसको हम फिर इस्तेमाल करते हैं फॉर डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन के लिए अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर डायरेक्शन वी यूज या वी कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है कि यू का वेक्टर, कोई भी जो वेक्टर दिया हुआ है वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। जब हम ये करते हैं तो इससे हमें डायरेक्शन मिल जाती है, डायरेक्शन इन द टर्म्स ऑफ अ वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज जस्ट यूज फॉर द डायरेक्शन पर्पस, ये आपने याद रखना है। तो एक तो यूनिट वेक्टर काम का है, एक हमारे पास ये जो फार्मूला है मैग्नीट्यूड का, ये हम हमारे काम का है। और ये जो फॉर्म 3 तरीके के, 2 तरीके से जो हम लिख सकते हैं, कॉलम वेक्टर में और आई जे के वेक्टर्स में। और तीसरा फॉर्म जो हमारे पास होता है वो होता है कोऑर्डिनेट वाले फॉर्म में, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। ये 3 तरीकों से हम जो है अपने 3D वेक्टर्स को, 3D को हम लिख सकते हैं। तो ये 3 तरीके भी आपको दिख रहे होंगे साथ साथ ही। तो डायरेक्शन के लिए हम फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे, तो इसी वेक्टर का अगर हम यूनिट वेक्टर निकालें तो यूनिट वेक्टर ओ ए का, और यूनिट वेक्टर जब हम निकालते हैं तो उसको ऊपर लिख लिख देते हैं यू का वो। अगर मैं इसको ओ ए कह रहा हूँ ना, ओ ए का यूनिट वेक्टर इस तरीके से, ये यूनिट वेक्टर का ये जो ऊपर मैंने उल्टा एरो बनाया है, ये एरो बनाया है, ये साइन होता है यूनिट वेक्टर का। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास वेक्टर जो असल में है हमारा 5 3 5 3 2 था, हाँ 5 3 2 डिवाइडेड बाय या मल्टीप्लाई बाय 1 अंडर रूट, क्या हो गया यार, अंडर रूट 38। ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर का मकसद क्या है, इसका मकसद है डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर इन 3D। तो डायरेक्शन वाले मामले के लिए हम ये निकालते हैं, फिर डायरेक्शन और ये इस तरीके से निकाल देते हैं। पॉइंट्स आपको दिए होंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अगर दिया हुआ है
अगर इसकी एग्जांपल क्या है, अगर एक और हम लेते हैं, आपको 2 पॉइंट दिए हुए 3D में, ये भी ओ लेवल वाला थोड़ा सा पार्ट है जिसको यहाँ पे A2 में एक्सटेंड करते हैं। अगर आपके पास 2 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है OA विच इज 3i + 2j + 7k, और आपको एक और कोऑर्डिनेट, एक और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, जब भी O के साथ होगा ना तो याद रखना उसको हम पोजीशन वेक्टर के साथ, -2i + 7k 7j -2k। अब वो कहते हैं फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ AB। AB का मैग्नीट्यूड चाहिए। अब OA जो है हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है, OB वो भी एक पोजीशन वेक्टर है, AB जो है वो डायरेक्शन दे रहा है A से B जाने के लिए, तो वो पोजीशन वेक्टर नहीं होगा। अब AB कैसे निकलता है? AB का जो फॉर्मूला बनता है टू फाइंड आउट AB इज सिंपली OB -OA। अगला वाला जो लेटर है, सेकंड लेटर जो है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस फर्स्ट लेटर का पोजीशन वेक्टर, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। तो B वाला OB यहाँ पर आ गया और A वाला OA यहाँ पर आ गया। इस फॉर्मूले को हम फिर इस्तेमाल करें। सिमिलरली PQ अगर चाहिए होता तो हम OQ -OP करते। अगर हमें LM चाहिए होता तो हम OM -OL, अगला वाला सेकेंड लेटर का पोजीशन वेक्टर पहले लिखेंगे माइनस फर्स्ट लेटर का पोजीशन वेक्टर। अब ये निकालते हैं। अच्छा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए इट इज़ बेटर टू यूज़ कॉलम वेक्टर, तो हम इसको कॉलम वेक्टर में चेंज करें अगर, तो ये 3 2, अच्छा बी वाला है -2 7 और -2, और माइनस ये है 3 2 7। तो ये हम सिंपल ऐड कर माइनस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। -2 -3 -5 हो गया, 7 -2 5 हो गया, और -2 -7 -9 हो गया। अब इसको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो जाएगा? √-5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर, तो 25 + 25 50 50 + 81 131। तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया √131। मतलब इसको पॉइंट्स में लिखना है या उसमें लिखना है, एक ही बात है। अब अब ये 3D में जो है नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आती है? एंगल, एंगल्स निकालना, वो आता है। फिर एक दूसरी चीज़ आती है लाइन। 3D में लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 3D। जैसे हमारे पास 2D में स्ट्रेट लाइन होती थी y जो mx + c, इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है? r, r कहते हैं एनी पॉइंट ऑन द लाइन, सही है। और जो भी हमारे पास पॉइंट निकालना है हमने, वो हमें पता आ जाएगा। सिमिलरली a + λb, r क्या है? r क्या है? पॉइंट ऑन लाइन जो हमें निकालना है, जिसका पॉइंट हमें मिल जाएगा, पॉइंट ऑन लाइन। ये इसके जैसे y और x होते थे ना, y = mx + c, इस तरीके से यहाँ पे r और लैम्डा हमारे पास मेन 2 वेरिएबल हैं। जो हमें निकालना है वो हमारा r हो जाता है। लैम्डा हमारा जो होता है वो पैरामीटर होता है, पैरामीटर। इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और हमें अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे होते हैं ऑन दैट लाइन। पैरामीटर है, जैसे लैम्डा होता है, कभी कभार म्यू भी इस्तेमाल होता है, अलग अलग सिंबल इस्तेमाल होता है। ए और बी क्या है? ए कहलाता है हमारे पास एनी पॉइंट गिवन ऑन लाइन, कि हमें पता है फिक्स पॉइंट ऑन द लाइन दैट इज प्रेजेंट ऑन द लाइन, फिक्स पॉइंट प्रेजेंट ऑन द लाइन जिसकी वैल्यू हमें पता हो। ये हमें दी हुई होगी या नोन, या हमें ये दिया हुआ ही होता है ज़्यादातर। और बी हमारे पास क्या होता है? डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन, या इसको 3D के लिए ग्रेडियंट बोल दो, ग्रेडियंट ऑफ द लाइन। जैसे ग्रेडियंट हमें डायरेक्शन देता था 2D में,
कि ग्रेडियंट अगर पॉजिटिव है तो कैसी लाइन जाएगी, ग्रेडियंट 1 है तो कैसी लाइन जाएगी, 2 हो गया तो कैसी लाइन जाएगी, नेगेटिव हो गया तो कैसी लाइन जाएगी। सिमिलरली यहाँ पर 3D के लिए ये बी जो है ना वो डायरेक्शन वेक्टर है। सही है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। अब आपके पास लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना है? अगर 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 आपको बोलता है कि ये जो दो पॉइंट दिए हुए हैं ओ ए एंड ओ बी, ये आपके पास दो पॉइंट है, उन्हीं का हम इस्तेमाल करके बोलता है कि इसको ले लेते हैं वापस आगे भी, और इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसका हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर इसको हम बोल देते हैं 3, और बोलता क्या है कि फाइंड द लाइन, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ओ ए एंड ओ बी। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास जो जनरल फॉर्म है उसके अंदर सिर्फ हम चीज़ों को डालेंगे और हमें लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। लाइन की इक्वेशन के आर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर दैट इज ऑन द लाइन दैट वी नो प्लस बी। ए हमें ऑलरेडी पता है, हमें पता है ओ ए या ओ बी, ये दोनों के जो पॉइंट्स हैं ये हमारी लाइन के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि हमारी लाइन जो है इनसे पास हो रही है ना, क्योंकि सवाल यही है द लाइन ज्वाइनिंग ए ओ एंड ओ बी। तो यहाँ पर या तो मैं ओ ए लिख दूँ या तो फिर ओ बी लिख दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज़, मेरा डायरेक्शन वेक्टर, इसको डी वी भी लिखते हैं ज़्यादातर। डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकलता है? अगर आपके पास डायरेक्शन वेक्टर निकालना है तो यू नीड टू पॉइंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द लाइन, और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, .1 माइनस .2, बस सब्ट्रैक्ट कर दो कि आपको डायरेक्शन वेक्टर मिल जाएगा। तो ऊपर असल में हमने जो ए बी निकाला वो ही समझ लो क्या इसका डायरेक्शन वेक्टर ही है, कि ए से बी जाने के लिए कोई किस डायरेक्शन में मुझे लाना पड़ेगा। ए बी जो हमने निकाला जो कि ओ बी माइनस ओ ए है, वो भी एक किस्म का जो है डायरेक्शन ही मुझे बता रहा है दैट वी वांट टू गो फ्रॉम ए टू बी। तो जो हमने निकाला था वो आया था, क्या आया था, -5 5 -9, -5 5 -9। तो ये हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर आगे लाइन दी। अब इन दोनों को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। आर इज इक्वल्स टू ओ ए ओ बी में से कोई भी एक लिख दो, मैं लिख देता हूँ ओ ए, क्योंकि सारी वैल्यूज वहाँ पे पॉजिटिव है, सोल्यूशन आगे में काम आएगा। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, प्लस लैम्डा, और हमें दूसरा ही डायरेक्शन वेक्टर है -5 5 -9। अब जैसे जैसे मैं लैम्डा की वैल्यू चेंज करता रहूँगा, 1 डालूंगा, 2 डालूंगा, -2 डालूंगा, -3 डालूंगा, मुझे अलग अलग पॉइंट्स मिलते रहेंगे दैट आर प्रेजेंट ऑन दिस लाइन ए बी। ठीक है, तो ये असल में हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन मिल गई। बड़ा सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो आपको एक पॉइंट चाहिए जो लाइन के ऊपर लाई करता है, एंड यू वांट टू नो द डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन। सो देखा जाए तो यू नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सेम वेरी सिमिलर टू द केस एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ओ लेवल्स, वहाँ पर भी अगर हमें दो पॉइंट दिए होते थे तो हम उन दो पॉइंट की मदद से ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, एंड वी यूज टू टेक वन पॉइंट एंड वी यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही है कि हमारे पास दो पॉइंट दिए होंगे, उनसे डायरेक्शन वेक्टर निकल आएगा, और उनमें से किसी एक पॉइंट को इस्तेमाल करके यहाँ पे लिख देंगे इन प्लेस ऑफ ए, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी। तो कोई से भी दो पॉइंट दिए होंगे हम उनकी लाइन मिल जाएगी। फिर हमारे पास आता है, जैसे हमारे पास ओ लेवल में होता था साइमल्टेनियस इक्वेशन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना ऑफ टू लाइंस, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालना बिटवीन टू लाइंस। यहाँ पर भी वो केस लगता है, क्योंकि हर चीज़ जो 2D में हो सकती है, तकरीबन हर चीज़ वो यहाँ 3D में भी अप्लाई हो रही होती है बिटवीन टू लाइंस। अब यहाँ पे तीन किस्म के केस होते हैं अगर दो लाइन की इंटरसेक्शन निकालनी है। तो हमारे पास पहला केस ये होता है कि वो वेरी एक्सप्लिसिटली इंटरसेक्ट कर दें वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन 3D में यूँ जा रही है, दूसरी लाइन 3D में यूँ जा रही है, और ये दोनों एक दूसरे को कट कर दें, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। साइमल्टेनियस सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी।
सेकंड केस क्या है कि वो इंटरसेक्ट ना करें एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर एंड देयरफॉर नो इंटरसेक्शन। या तो पैरेलल टू ईच अदर हो या तो फिर स्क्यू हो। स्क्यू के केस में भी नो इंटरसेक्शन। या तो तीसरा केस क्या होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगा। अगर लाइन के ऊपर लाइन आ जाएगी तो हर पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। वैसे ये वाला जो है ये लीस्ट इस्तेमाल होता है ना होने के बराबर। ऊपर के जो तीन है, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो, या पैरेलल हो लाइंस, या तो फिर स्क्यू हो लाइंस, ये तीन हमारे पास मेन इस्तेमाल हो रहे होता है टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब साइमल्टेनियस सिंपली अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हम सिंपली साइमल्टेनियस सॉल्व कर देते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व, जैसे ओ लेवल में करते थे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, इसी तरीके से यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं और हम फिर निकाल लेते हैं द वैल्यू ऑफ लैम्डा, द पैरामीटर, ये किस पैरामीटर पर ये जो है ना इंटरसेक्ट कर रही है, वो अभी हम सवाल करते हैं। अच्छा, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आ जाएगा, साइमल्टेनियस सॉल्व कर देंगे। दूसरा क्या, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि अगर दो 3D लाइंस पैरेलल है, इफ टू 3D लाइंस आर पैरेलल, जैसे कि हमारे पास ओ लेवल में क्या होता था, अगर दो स्ट्रेट 2D लाइंस पैरेलल होते तो उनका ग्रेडियंट सेम होता था। यहाँ पे क्या होगा, अगर टू 3D लाइंस आर पैरेलल, इस केस में इनके जो डायरेक्शन वेक्टर होता है, डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन टू। आपके पास दो लाइन होंगे ना, तो डायरेक्शन वेक्टर्स जो होंगे, वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल्स ऑफ वन अनदर। अगर ये केस होगा तो हमारे पास जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैसी बात नहीं आएगा ना, पैरेलल। अच्छा, पैरेलल में भी दो किस्म के हो सकते हैं, पैरेलल में भी ये भी हो सकता है, यही चीज अगर दो, अगर ये कोई चीज पैरेलल होती है ना तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी आ सकते हैं, साथ साथ ही जारी होगा ना, तो यहाँ पर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास हो सकता है यहाँ पर भी। और तो अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स बिल्कुल एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। इसकी एग्जांपल क्या है कि अगर आपके पास एक डायरेक्शन वेक्टर लाइन दी हुई है, उसकी डायरेक्शन वेक्टर है वन, वो है समझ लो 2 -3 6, और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन टू अगर आपको दी हुई है -6 +9 और -18। तो अगर आप इसको थोड़ा गौर करोगे ना, यहाँ पर जब भी सवाल दिया होगा तो आपने ये चीज़ चेक करनी है, थोड़ा सा इसको एनालाइज करके आप जो है किसी भी एक जो थोड़े से बड़ी वैल्यू है जिसकी डायरेक्शन वेक्टर्स की, उसको आप कॉमन लेकर देखो चीज़ों को, एंड सी इफ यू कैन फाइंड आउट इफ द डायरेक्शन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर डायरेक्शन वेक्टर। जैसे कि डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन टू जो है, इसमें से अगर मैं क्या ले लूँ कॉमन, -3 कॉमन ले लूँ, -3 कॉमन लेता हूँ तो क्या बनता है, 2 -3 और 16 ही बन रहा है, सॉरी 6 ही बन रहा है। तो जो कि क्या बना आपके पास, डायरेक्शन वेक्टर वन का स्केलर मल्टीपल, -3 टाइम्स डायरेक्शन वेक्टर लाइन वन। तो ये क्या हो जाएंगे, लाइन दोनों पैरेलल है। अब डायरेक्शन वेक्टर के मैग्नीट्यूड का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर का मकसद सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन है, तो उसके मैग्नीट्यूड में जाहिर सी बात है फर्क आएगा। डायरेक्शन वेक्टर वन अगर आप मैग्नीट्यूड निकालोगे वो कुछ और आएगा, और डायरेक्शन वेक्टर टू का मैग्नीट्यूड निकालोगे वो तकरीबन थ्राइस आएगा, क्योंकि वो थ्री था ना उसका, वो क्या कहते हैं
स्केलर मल्टीपल, तो थ्राइस आएगा। लेकिन डायरेक्शन वेक्टर का काम है सिर्फ डायरेक्शन, डायरेक्शन वेक्टर के अंदर ओनली डायरेक्शन मैटर्स, नो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं देखा जाता। तो इसमें से आप ये -3 को कॉमन लेके गायब भी कर दोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो काम का ही नहीं है ना हमारे डायरेक्शन वेक्टर का। तो इसका सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है, तो उसका सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर बस यही है। तो ये स्केलर मल्टीपल होगा। ठीक है, तो ये पहला केस हो गया। स्क्यू होने का मतलब क्या है? अच्छा, स्क्यू होते हैं या फिर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। ठीक है, ये हम उसको सवाल लेना पड़ेगा। अगर मैं सवाल लेता हूँ, पास पेपर से निकालते हैं अगर सवाल। पहले हमारे पास जो है ये इसी के अंदर प्लेन्स भी होते थे, 3D प्लेन, और प्लेन के साथ लाइन के इंटरसेक्शन और ये और वो बहुत चीज़ें होती थी, मज़े का होता था। लेकिन खैर अब फिर वो निकाल लिया उन लोगों ने, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, काम आसान हो गया, काफ़ी हद तक आसान हो गया। हमारे टाइम में तो यार इतना बड़ा सिलेबस था इसका, वेक्टर्स का, लेकिन मज़े का था, समझ में आया तो लॉजिकल था। हमारे पास अगर सवाल निकालते पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इस केस में हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है सिंपल सा। एक आपके पास लाइन है एल और दूसरी लाइन है एम, उनकी वेक्टर इक्वेशन आपको दी हुई है आई जे के की फॉर्म में, और बोला है कि शो दैट एल एंड एम इंटरसेक्ट, और फिर अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें प्लेन की बात कर रहा है, तो प्लेन वाले पार्ट को तो हम सारे छोड़ ही देंगे, क्योंकि अब सिलेबस से बाहर है। सारे प्लेन वाले सवाल जो है पास पेपर में से आप उड़ा देंगे, सिर्फ हम देखेंगे कि कहाँ पे इंटरसेक्शन होती है। तो हमारे पास लाइन वन जो है, लाइन एल, एल की इक्वेशन हमारे पास है आर इज इक्वल टू आई में 1, 0 और -2, जे में कोई भी कोऑर्डिनेट नहीं था ना, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस एस 2, 1, 3, और हमारे पास जो दूसरा है एम, वो हमारे पास है आर इज इक्वल टू 6, -5, 4 और 1, -2, 1। क्या यार, प्लस टी है बीच में, इनका जो इसका जो पैरामीटर है वो प्लस टी है। हर लाइन की इक्वेशन के लिए अलग पैरामीटर इस्तेमाल करना, ये भी याद रखना। अगर एक दफ़ा एस इस्तेमाल हो गया, दूसरी दफ़ा एस नहीं, कोई और टी या एम या कोई भी सिंबल ले लो, लेमडा या म्यू या कोई भी सिंबल ले लो। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए सिंपल सब्सटीट्यूशन, आर की जगह पे आर सब्सटीट्यूट कर देंगे। या इससे पहले भी हम अगर एक चीज़ करें कि हम इसको एक ही सिंगल कॉलम वेक्टर में चेंज कर दें, तो ये हो जाएगा 1 + 2s, 0 + s और -2 + 3s। ये लाइन वन का हो गया, और लाइन एम जो है उसकी कोई बन जाएगी हमारे पास 6 + t, -5 -2t और 4 + t। इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, जब साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो इनके आमने सामने लिख देंगे इन दोनों को। तो 1 + 2s, 0 + s, तो एस हो जाएगा सिर्फ, और -2 + 3s इज इक्वल्स टू 6 + t, -5 -2t और 4 + t। अब इसमें से किसी भी दो इक्वेशंस को हम, जाहिर सी बात है, एक्स को एक्स के साथ मैच कर सकते हैं, वाई को वाई के साथ मैच कर सकते हैं, मैट्रिसेस आपने पढ़ी हैं, तो ये भी समझ लीजिए 3/1 का मैट्रिक्स है। तो इसकी तीन इक्वेशन बन जाएंगी, 1 + 2s इज इक्वल्स टू 6 + t, s इज इक्वल्स टू -5 -2t
और -2 + 3s इज इक्वल्स टू 4 + t। और इनको अब मैं सिंप्लीफाई करूँ, किसी भी दो इक्वेशन को ले लूँ, तो 2s - t इज इक्वल्स टू 5, और इसको ले लूँ, ये हो जाएगा s +2t इज इक्वल्स टू -5। अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं साइमल्टेनियस सॉल्व करके s और t का आंसर निकाल लूँ। साइमल्टेनियस सॉल्व यहाँ साइड से कर लेते हैं। आ गया मोड, हाँ आ गया। साइमल्टेनियस सॉल्व करें तो हमारे पास 2 -t -1 5 और 1 2 और -5, तो s की वैल्यू 1 आ रही है और s की वैल्यू आ रही है -3। अब हमें अभी फ़िलहाल नहीं पता, यहाँ तक तो हम हर क्वेश्चन करेंगे ही, अगर जब भी बोलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, यहाँ तक तो आप इसको सॉल्व करोगे। अब इसके बाद जो है ना, ये डिफाइनिंग फीचर है कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाई करता भी है या, अच्छा ये सॉरी टी है ये। इस चीज़ के बाद हम जो है इन ही वैल्यूज़ को इन द थर्ड इक्वेशन इनपुट करते हैं, और अगर इफ सेटिस्फाइड, अगर थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है इन वैल्यूज़ के साथ, तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वैलिड है, मतलब है। और अगर सेटिस्फाइड नहीं होती, इफ नॉट, देन द लाइंस आर स्क्यूड। स्क्यूड, अब इसको स्क्यूड का एक और मतलब क्या हो सकता है कि आपके पास जो है वो, तो इसमें कैसे करें कि दो लाइनें जा तो रही हैं लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है नहीं, कट नहीं कर रहे हैं। एक 3D के अंदर ऊपर से गुजर गई और एक 3D के अंदर नीचे से गुजर गई, तो दोनों कट कर ही नहीं रहे, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो ही नहीं रहा। तो एस और टी की वैल्यूज या इस तरीके से पैरामीटर्स की वैल्यूज तो आ जाएंगी, लेकिन लास्ट ये जो स्टेप है इसमें हमें पता चलता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है या नहीं है। इस केस में इसने कहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो इसको जो है सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं इन इक्वेशन में एस और टी की वैल्यू डाल दूँ, तो -2 + 3 × 1 इज इक्वल्स टू 4 - 3, तो आ रहा है ये 1 इज इक्वल्स टू 1, देयरफॉर सेटिस्फाइड। तो इसका मतलब है कि ये एस और टी की वैल्यूज हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को चाहिए, तब किसी भी एक के अंदर, या तो इस लाइन एल के अंदर हम एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, या तो फिर लाइन 2 के अंदर टी की सब्जेक्ट, लाइन एम के अंदर टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। तो हमें आर चाहिए, जो कि हो जाएगा 1 + 2 × एस का 1, और एस ये 1 हो गया, और -2 + 3 × 1, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 3 1 और 1। और अगर मैं दूसरी इक्वेशन में एम, लाइन एम वाली इक्वेशन में मैं टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा ना, तो हमें सेम यही कोऑर्डिनेट्स ही मिलेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में जाहिर सी बात है पॉइंट तो सेम ही होता था, इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो वहां से भी सेम कोऑर्डिनेट ही मिलेंगे। तो आपकी मर्जी होती है, कहीं पर भी आप उसको डाल दो, आपको सेम काम मिलेगा। तो दिस इज हाउ यू सॉल्व फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और स्क्यू का भी पता चल गया कि अगर ये सेटिस्फाई ना करता तो हम बोलते हैं कि भाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, द लाइंस आर स्क्यूड। ठीक है, ये थर्ड स्टेप में, आखिरी वाले स्टेप में हमें पता चलता है। तो स्क्यू और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक साथ देख लिया। फिर एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन वेक्टर्स में हमारे पास एंगल बिटवीन लाइंस भी हो सकता है, लाइंस भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है जो उसने सवाल पूछा है। अब इसका सिंपल सा आपके पास फॉर्मूला है, डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा, चलो बता देते हैं। डॉट प्रोडक्ट भी इसमें इस्तेमाल हो रहा होता है।
अगर आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है ओ ए और आपको एक वेक्टर दिया हुआ है ओ बी, बोलते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन या एंगल ए ओ बी। मतलब आपका एंगल जनरेट हो रहा है ओ पर, आपके पास दो पॉइंट थे, एक पॉइंट था ए, एक पॉइंट था ओ, उन दोनों का पोजीशन वेक्टर उसने दे दिया था और उसकी बोल रहा है कि हमें निकालना है एंगल बिटवीन देम, ए ओ बी एंगल क्या आ रहा है। अब इसको निकालने के लिए आपके पास, आपको पहले इस ए ओ बी के एंगल को तोड़ना पड़ता है। अब आप उसको इस तरीके से तोड़ते हो कि सेंटर से या तो आप डाइवर्ज कर दो, आपके पास दो वेक्टर्स आ जाते हैं, एक आ जाएगा ओ बी एंड ओ ए, ये दोनों वेक्टर्स ले लो। या तो फिर आप दोनों साइड से कन्वर्ज हो तो यूं, आपके पास आ जाएगा बी ओ एंड ए ओ। या तो आप ये वाला लेफ्ट वाला यूज करोगे या तो आप राइट वाला यूज करोगे, दोनों से आपको सेम काम मिलेगा, दोनों से आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या करते हैं हम इनका, तो फॉर्मूला क्या बनता है ये करने के बाद कि ओ बी का डॉट प्रोडक्ट विद ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी का मैग्नीट्यूड ओ ए का मैग्नीट्यूड विद प्लस कॉस ये जो ए ओ बी आ गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टू फाइंड आउट द एंगल। तो कॉस इनवर्स कर देंगे और हमारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ये इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास एंगल। ये आपके पास सबसे बेसिक तरीका है। आपके पास अगर हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, उन्हीं दो पॉइंट्स को लेते हैं ओ ए और ओ बी जो हमने इस्तेमाल किए थे, ये बात है। मतलब फाइंड द एंगल ए ओ बी। अब ए ओ बी निकालने के लिए मैं जाहिर सी बात है ये वाला इस्तेमाल करूंगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें वेक्टर्स को उल्टा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वरना बी ओ और ए ओ यूज़ करूंगा तो फिर हर वेक्टर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने का, डायरेक्शन उल्टा करने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि ए ओ डॉट प्रोडक्ट विद ओ बी, सॉरी ओ ए डॉट प्रोडक्ट ओ बी, ओ ए का मैग्नीट्यूड ओ बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ए ओ बी। अब मैग्नीट्यूड तो हमें आराम से निकल आएगा, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 9 + 4 + 49, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 7 का स्क्वायर 49। ये हो जाएगा हमारे पास 58 और 62, अंडर रूट 62। ओ बी का निकालें, हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4, 49 + 4, ये हो जाएगा 57, ये हमारे पास आ गया। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा तरीका होता है, फॉर डॉट प्रोडक्ट, अगर आपके पास ए वेक्टर दिया हुआ है और डॉट करना है बी वेक्टर के साथ, तो ए के एक्स कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे, बी के एक्स कोऑर्डिनेट मतलब ए के वो वेक्टर दिया होगा एक्स ए वाई ए और जेड ए, ये तीन हमारे पास ये कोऑर्डिनेट आ गया है। पूरा लिखा डॉट किया हमने, और एक्स बी वाई बी और जेड बी। अब उसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सिंपल डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, हम एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर बाद में ऐड करेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा इसका, एक्स ए एक्स बी प्लस वाई ए वाई बी प्लस जेड ए जेड बी। ये आपका डॉट प्रोडक्ट आएगा, सिंपल सा तरीका। मल्टीप्लाई किया कॉरेस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यूज वाई वैल्यूज बी वैल्यूज और उनको आपस में ऐड भी कर दिया, तो ये हमारा डॉट प्रोडक्ट सिंपल सा तरीका है।
तो अगर मैं इसको पहले इस फॉर्मूले की फॉर्म में लिखूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 3 2 7 डॉट डालेंगे बीच में। क्रॉस प्रोडक्ट भी एक चीज़ होती थी लेकिन वो सिलेबस से निकाल दिया आपके, वो मज़े का था। और ये हमारे मैग्नीट्यूड जो आ गए 57 और 62। और आ जाएगा कॉस AOB। अब इनका डॉट निकालेंगे तो ये -6 + 14 -14। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा डिवाइड बाय √62 मल्टीप्लाई बाय √57 और कॉस इन्वर्स कर देंगे इसी का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AOB का एंगल, जो कि क्या आता है अगर हम निकालें कैलकुलेटर में। सब कुछ आया तो कॉस इनवर्स -6, अच्छा -14 और +14 तो ये तो कट गया, तो -6 सॉरी, कॉस इनवर्स -6 अपॉन √62 मल्टीप्लाई बाय √57 मल्टीप्लाई। तो ये रेडियन में, तो रेडियन से हटा भी देते हैं इसको, डिग्रीज में ये 95 डिग्रीज हो गया, 95.8 डिग्रीज। ये एक्यूट आंसर आया है। इसको अगर ऑब्ट्यूज चाहिए तो 180 से माइनस कर देंगे, तो वो भी मर्जी आपकी, सेम आंसर आएगा। तो इसकी मर्जी। ये हमारे पास एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स AOB, ये जो वेक्टर्स थे उनके दरमियान 95.8 का एंगल था। सिंपल। अब यहाँ पे एक काम की चीज़ क्या आती है कि अगर हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर्स क्या हो, 90 हो, इसी फॉर्मूले को अगर हम लेते हैं थोड़ा सा मॉडिफाई करें, अगर हमारे पास एंगल बिटवीन वेक्टर्स 90 डिग्री हो, या मतलब ये जो एंगल्स हो वो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, तो वो फॉर्मूले के अंदर क्या चेंज लाते हैं, आपके पास A.B इज इक्वल्स टू A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल थीटा। अगर थीटा की वैल्यू हमारे पास 90 हो तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 हो जाता है हमारे पास 0। कॉस 90 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 0 टाइम्स A टाइम्स B क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब है कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो 0 के बराबर होगा। तो इफ टू वेक्टर्स आर मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हम क्या बोलेंगे कि द वेक्टर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ, या डॉट प्रोडक्ट, द डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। तो ये भी आपके पास एक किस्म का प्रूफ हो सकता है टू शो दैट टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ये इस्तेमाल होता है कभी कभार, वो बोलता है चेक या फाइंड इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, अगर वो 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो जो वेक्टर्स हैं वो परपेंडिकुलर है, नहीं है तो फिर नहीं है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो मतलब ये हमारे वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। और ये डॉट प्रोडक्ट की इस प्रॉपर्टी की मदद से जो है ना वो चीज़ें और भी निकलवा सकता है हमसे। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर हमारे पास बोलता है कि जो है OA, उसका वेक्टर दिया हुआ है 3i + 7j + x, या इसको हम कुछ भी बोल देते हैं म्यू के, म्यू हमें नहीं पता। और OB दिया हुआ है, वो है 3i - 2j + 4k। बोलता है फाइंड के इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इसने ये प्रॉपर्टी, इसने हम लगाएंगे पीछे वाली जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, इसने पहले से बता दिया कि इनके जो है ये जो वेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं।
और अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनका मतलब क्या है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है और डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर होगा। तो हम इनके वेक्टर्स को आमने सामने लिखते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसकी मदद से के की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 7 ओ सॉरी म्यू, अच्छा म्यू निकालना है, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू। 3 - 2 4 = 0। तो ये हो जाएगा 9 - 14 + 4 म्यू = 0। तो 9 - 14 होता है अपना -5 + 4 म्यू = 0। तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी 5/4 या 1.25 लिख दो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अननोन निकाल लिया। तो ये प्रॉपर्टी बड़े काम की है, और इसकी और एप्लीकेशन भी हैं आगे जब हम जाते हैं, लेकिन वो सिलेबस से निकाल लिया, लेकिन खैर है। तो ये हमारे पास मेन एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स है। एंगल बिटवीन टू लाइन अगर चाहिए होगा तो फिर जाहिर सी बात आप क्या इस्तेमाल करोगे, उनका डायरेक्शन क्या देता है हमें, डायरेक्शन हमें देता है उनके डायरेक्शन वेक्टर्स। तो अगर वो मांगता है हमसे एंगल बिटवीन टू लाइंस, तो आपके पास डायरेक्शन वेक्टर जाहिर सी बात है पड़ा हुआ होगा उन दोनों लाइन का, लाइन की इक्वेशन तो आपके पास मौजूद होगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्शन वेक्टर 1 उसका डॉट कर देंगे डायरेक्शन वेक्टर 2 के साथ, और फिर डायरेक्शन वेक्टर 1 का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन वेक्टर 2 का मैग्नीट्यूड, और कॉस एंगल या थीटा जो भी है, ये हमारे पास आ जाएगा। सिंपल सा तरीका। इसके 5 पेपर में भी अगर एक सवाल ढूंढना है, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन एल एंड पी, या ऊपर सबसे पहला वाला पॉइंट, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू, अच्छा प्लेन्स दिया हुआ तो सॉरी, बिटवीन, ये वाला क्वेश्चन वेक्टर एंगल बिटवीन एल एंड पी, बिटवीन द प्लेन्स एल एंड पी, स्ट्रेट लाइन। इसमें अब आपको जाना, ये रहा, कैलकुलेट द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन। तो थर्ड पार्ट तो आप छोड़ ही दोगे। अच्छा वही वाला सवाल है। उसी सवाल का दूसरा पार्ट। तो आपके पास डायरेक्शन वेक्टर 1 है, 1 - 1 2, ये वाला डायरेक्शन वेक्टर 1 जो हमेशा उसके साथ होता है ना, पैरामीटर के साथ। और ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर 2, 2 2 1, यार दूसरा सवाल है मेरे ख्याल से, 2 2 1। और इनका मैग्नीट्यूड यहाँ साइड पे आ जाएगा, √1² + 1² + 2², और √2² + 2² + 1², और cos थीटा। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 2 प्लस -2 + 2 √1 + 1 + ये 6 हो गया, और √9 cos थीटा, 2/3 √6 cos थीटा। थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 2/3 जो कि हमारे पास आती है cos इनवर्स 2/3 74.2। और ये एक्यूटी है तो ये एक्यूटी रखेंगे, तो ये 74.2 हमारे पास एंगल आ गया बिटवीन द टू लाइन। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल चैप्टर अभी चल रहा है। लास्ट चीज इस चैप्टर में रहती है, आखिरी चीज, एंगल्स भी निकालना देख लिया बिटवीन वेक्टर्स, और ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर भी देख लिया, डॉट प्रोडक्ट 0 होना। लास्ट चीज होती है फाइंड द, और ये सबसे काम की चीज़ है,
या काम की जो सबसे मुश्किल मुश्किल पार्ट है, समझ लो कह सकते हो, मतलब फाइंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन, ये हमें निकालना है। थोड़ा लंबा काम भी है, और ये 3-4 मार्क का सवाल आता है। इसका अगर मैं सवाल निकालूं तो ज़्यादा बेहतर होगा। फाइंडिंग द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऊपर एक सवाल आया तो था। ये रहा। इस सवाल को सॉल्व करते हैं, हमारा क्लियर हो जाएगा ये। एक सिंपल सा तरीका है, बस वही फॉलो होता रहता है, तो एज सच इसमें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब देखा है तो ये मांग क्या रहा है हमसे, एक लाइन जा रही है, इसको समझ लो प्रॉपर्ली। एक लाइन है, ये लाइन हमारे पास है, बस ये जो इक्वेशन दी हुई है आपको, ये वाली लाइन, उसको मैंने ऐसे ही स्केच कर लिया। हमारे पास एक पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है पी, जो कि समझ लो कहीं पर भी है, यहाँ पर पी को बोल देता हूँ, ये पी है। और इसका हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द लाइन, 3D के अंदर बात हो रही है अभी, ठीक है। तो ये हमें चाहिए इसका डिस्टेंस, और ये इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर में उसमें लिखते हैं, तो -1, 4 और 11, सही है। अब उसको सॉल्व कैसे करें? पहला स्टेप होता है कि हम एक पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं जहां पर जाहिर सी बात है पी से परपेंडिकुलर जो गिर रहा है, ये वाली रेड वाली लाइन जो है, डॉटेड लाइन, जहां पर ये पी को, ये लाइन को टच कर रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ, समझ लो एक्स, कुछ भी बोल सकते हो, वैसे एक्स बोल देता हूँ। मुझे नहीं पता ये एक्स क्या है, असल में इसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें इसने ओ पी दिया हुआ है, ये पॉइंट ओ पी है ना, पोजिशन वेक्टर है ये, पॉइंट पी ये जो दिया हुआ है, ये ओ पी है, ये डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। और हमने ये एक पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया ऑन द लाइन वेयर माई परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओ पी इज इंटरसेक्टिंग, तो इसको हम बोल देते हैं ओ एक्स, एंड दिस लाइज ऑन द लाइन। अब ये लाइन पर लाई करता है, तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें लाइन की इक्वेशन से ही मिलेगा। आर की जो लाइन की इक्वेशन है, उसी की मदद से हमें ओ एक्स मिल सकता है, तो 1, 3, 4, और हमारे पास जो है प्लस लेमडा 2, 1, 3। अब ये जो पॉइंट ओ एक्स है, इट लाइज ऑन द लाइन, तो इसका पॉइंट जो है हमें इस लाइन की इक्वेशन से ही मिलेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन से हमें क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, तो हमें पॉइंट मिलता है, वो लेमडा है। तो हमें असल में लेमडा नहीं पता कि किस वैल्यू ऑफ लेमडा पर मुझे ओ एक्स मिलेगा। तो आई वॉन्ट टू फाइंड ओ एक्स बाय फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब लेमडा, अब हम इसको उसी फॉर्म में रखते हैं, तो हम जो है, हमें पता है कि ये जो है, ये क्या होगा, आई वॉन्ट दिस टू बी ओ एक्स, हमें ओ एक्स पॉइंट मिलेगा बाय सब्सटीट्यूटिंग बाय फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लेमडा। तो हम इन टर्म्स ऑफ लेमडा हम अपने ओ एक्स का एक जनरल सी इक्वेशन बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ लेमडा। हमारे पास क्या बन गई, 1 + 2 लेमडा, 3 + लेमडा, और 4 + 3 लेमडा। जैसे ही हमें लेमडा की वैल्यू मिलेगी, हम इस लेमडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें ओ एक्स का पॉइंट मिल जाएगा, सिंपल। फिर हम इसकी मदद से क्या करते हैं, अब मैं निकाल सकता हूँ अपना पोजिशन वेक्टर, ओ पोजिशन वेक्टर कर रहा हूँ, ओ पी एक्स निकाल रहा हूँ। अगर मैं पी एक्स निकाल लूँ, पी एक्स क्या है, ये जो रेड वाली लाइन है, जिसको मैं एरो से भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पी एक्स निकाल लूंगा। पी एक्स क्यों निकालूंगा वो समझ में आ जाएगी, पहले मैं पी एक्स निकालता हूँ। पी एक्स निकालूंगा, वो किसके बराबर होता है, सेकेंड लेटर ओ एक्स माइनस फर्स्ट लेटर ओ पी। तो मेरे पास ओ एक्स भी है और ओ पी भी है,
तो इसकी मदद से मैं पी एक्स निकाल लेता हूँ। ओ एक्स है 1+2 लैम्डा और 3+लैम्डा और 4+3 लैम्डा माइनस ओ पी -1411। इसको सॉल्व करें अगर तो हमें पी एक्स मिल जाएगा, जो कि क्या होता है 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। तो 2 लैम्डा बचा ऊपर, 3 - 4 - 1 +लैम्डा और 4 - 11 ये क्या हो जाएगा 7 -7 +3 लैम्डा। ये हमें इन टर्म्स ऑफ लैम्डा मिल गया वेक्टर पी एक्स। अब पी एक्स भी पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए होगा, अब मुझे पता है कि पी एक्स और इसका जो इस लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है ये क्या है, एक दूसरे के 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है ना। पी एक्स जो हमारे पास वेक्टर मैंने निकाला, टी से एक्स जो जा रहा है और जो हमारे डायरेक्शन वेक्टर यूं जा रही है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। और जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के। तो ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके मैं क्या लिखूंगा, पी एक्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, दिस वुड बी इक्वल टू 0 बिकॉज दे बोथ आर परपेंडिकुलर, बिकॉज 90 डिग्रीज। अब इस प्रॉपर्टी की मदद से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूंगा। हमारे पास 2 लैम्डा -1 +लैम्डा और -7 +3 लैम्डा और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन दिया हुआ है 2 1 3। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा +लैम्डा -1 और -21 +9 लैम्डा और ये बराबर है 0 के। इसकी मदद से मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल लूँगा। तो 5 लैम्डा माइनस प्लस 5 लैम्डा +9 लैम्डा और ये हो जाएगा -21 -22 तो 14 लैम्डा माइनस +22। या कुछ मसला किया हमने, प्लस माइनस में कुछ गलती की है, कुछ तो मसला करा। 1 4 11 ओ पी 1+2 लैम्डा तो 0 -1 -7 +3 लैम्डा सही है। लैम्डा -1 +लैम्डा और क्या गलती कर रहा, ये होल होल नंबर में ज़्यादातर आंसर आता है लैम्डा का। ओ एक्स -ओ पी। अच्छा ये रहा, ये सवाल में यहाँ पे -4 था तो ये -4 है यहाँ पे, ये -4 हुआ, ये भी -4 हुआ, ये भी -4 हुआ, तो -4 -11 हो जाता है -15। ये भी ये -15 और 3 टाइम्स -15 होता है -45। तो ये हो जाएगा हमारे पास -46। 46 आता है हमारे पास, नहीं आता। 28 32 42 अभी भी कुछ मसला है। -3 +लैम्डा और -3 और -4 +3 लैम्डा, 3 +लैम्डा 1 3 -4 2 1 3 सही लगा है, सही लगा है। -4 +3 लैम्डा और 0 हो जाएगा 1 - 1 अच्छा ये रहा, ये प्लस मैंने भी मसला किया। 1 - -1 यहाँ पर ये 1 -1 1 - 1 होता है 2। ये +2, क्या गलतियाँ कर रहा हूँ। ये भी +2 होगा यहाँ पर और यहाँ पर भी +2 होगा, तो ये हो जाएगा +4। तो ये हो जाएगा -46 +4 -42। हाँ अब सही है, +42 आ गया और लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, तो उसका मतलब है कि जब लैम्डा की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। अब असल में हमें क्या चाहिए था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू एल। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस असल में है क्या, पी एक्स।
का जो कोऑर्डिनेट पी एक्स जो हमारे पास वेक्टर है, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस देगा। पी से एक्स जाऊंगा और उसका मॉडुलस, तो पहले मुझे पी एक्स निकालना पड़ेगा। तो पी एक्स कैसे निकलेगा, पी एक्स इसके अंदर में लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ। सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 × 3 6, 6 + 2 8, 1 - 3 2, और -15 + 9 -6, और इसका मॉडुलस मॉडुलस इसका बराबर होगा √64 + 4 + 36, तो √104। ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया। इसका आंसर देख लेते हैं। √104 आ गया, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वेज टू कैलकुलेट दिस। और बहुत से तरीके हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन ये सबसे आसान मेरे ख्याल से जो है इसको निकालने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेबस हमारे पास था वेक्टर्स का भी। इसके आगे और कुछ भी नहीं है, बस ये ख़त्म है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का यही इस्तेमाल कर लो, और ये हर जगह पे यही है, और कुछ मतलब उसके अंदर वेरिएशन नहीं है ज़्यादातर। बस वैल्यूज़ बदलती रहेंगी हर क्वेश्चन में, और थोड़ा थोड़ा घुमाएगा। तो क्वेश्चंस वगैरह करना, आप ट्राई करना क्वेश्चन। इसमें थोड़ी सी है कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो हो जाता है। ठीक है, अब तक कोई सवाल हो तो पूछ लो, अगर इस देयर इज एनी। चैट में मुझसे पूछ लो। ठीक है, चलो फिर इसको यहीं पर रोकते हैं। अब नेक्स्ट दफ़ा से क्या करना है कि आप जो है P3 के प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस वगैरह। तो सवाल